जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। तो आज हम ओशनोग्राफी का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं जो कि है कोरल रीफ्स। तो आज हमें ओशनोग्राफी से और इनको ओशनोग्राफी के इस ओशन से आज़ादी मिल जाएगी। तो खुश हो ना, आज का आखिरी दिन है तुम्हारा। तो चलिए ओशनोग्राफी के कोरल रीफ्स को जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस बोलिए प्रीलिम्स बोलिए ऐसे क्वेश्चंस आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एमएम एकेडमी ऐप से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं उसके लिए आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम दोनों ही जगह पर फॉलो कर सकते हो। तो फटाफट फॉलो कीजिए, मयूर मोगरे सर्च करना और फॉलो। एमएम एकेडमी ऐप को आपने डाउनलोड किया है नहीं? क्योंकि मेरे द्वारा जो कोर्सेस लाए जा रहे हैं यहाँ पर तो आप डेमो लेक्चर देख रहे हो, लेकिन आपको जो असली लेक्चर्स है, जो असली माल है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेगा। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है भाई साहब, जो इंडियन पॉलिटी है कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, जो एथिक्स है कंप्लीटली अवेलेबल है। तो इस तरीके के आपको जो लेक्चर्स है, आपको जो कोर्सेस है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेंगे और आप यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। और ये जो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है ना, किसी को बताना मत, लोएस्ट प्राइजेस पर है। इतने कम प्राइजेस है, इतने कम प्राइजेस है, क्योंकि हमारी टैग लाइन ही है कि हर गांव से सितारे निकलेंगे और हर गांव से हम सितारे निकाल कर रहेंगे। इसलिए इतने कम प्राइजेस में कि जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, ये हर गांव तक जाए, हर इंसान तक पहुंचे और पैसों के वजह से जो एजुकेशन है उसको ना छोड़े, अपने जो ड्रीम्स है उसको ना मारे। इसीलिए हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट को एंजॉय कीजिए आपके मोबाइल फोन में, जहां पर आपको सभी जीएस 1 2 3 4, आप यूपीएससी बोलिए, स्टेट पीएससी बोलिए, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये जो प्रिपरेशन है इसमें 4 चांद, 10 चांद, 15 चांद, 20, 100 चांद सभी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए फटाफट डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। अब टॉपिक जो ओशनोग्राफी में वो हमने कौन कौन से लिए हैं, तो उसमें हमारा जो ओशन बॉटम रिलीफ है ये कवर हो चुका है। सैलिनिटी एंड टेम्परेचर जो ओशन, वो भी हमने देख लिया है। ओशन टाइड्स को हमने देख लिया है, ओशन करंट्स को हमने देख लिया, और फाइनली आज हम कोरल रिफ्स को खत्म करके जो ओशनोग्राफी है उसको खत्म कर देंगे। लेकिन एक मेन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी देख लेते हैं, जिससे हमें अंदाजा हो जाए कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इस टॉपिक पर पूछे जाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि एक मेन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोरल ब्लीचिंग, एग्जामिन द रीजंस फॉर कोरल ब्लीचिंग एंड सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स। मतलब यहां पर आपको बेसिकली पूछा क्या गया है, कोरल ब्लीचिंग के बारे में पूछा गया है कि कोरल ब्लीचिंग क्या होती है ना। आपको बेसिकली डिफाइन जो है वो पूछा गया है कि कोरल ब्लीचिंग को आप डिफाइन कीजिए क्या होता है। उसी के साथ साथ जो रीजंस है कोरल ब्लीचिंग के उसको आपको एग्जामिन करना है और आपको करेक्टिव मेजर्स जिससे कि कोरल ब्लीचिंग ना हो वो सजेस्ट भी करना है। मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम कोरल रीफ्स के साथ साथ कोरल ब्लीचिंग को भी समझेंगे और कोरल ब्लीचिंग क्यों होती है, उसका मतलब क्या है, किस वजह से होती है और कैसे हम उसको बचा सकते हैं, ये भी सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीलिम्स से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आ रहा है कि विच इज द ओनली सी दैट डू नॉट शेयर एनी लैंड बॉर्डर। तो यहां पर आपको कुछ सी के नाम दिए गए हैं और इसमें से आपको बताना है, क्योंकि जब हमने ओशन करंट्स देखा है तो ओशन करंट्स के वजह से ही एक ऐसा सी फॉर्म होता है जो ओशन के अंदर है। जी हाँ, एक ऐसा सी, एक ऐसा समंदर फॉर्म होता है जो कि ओशन के अंदर है, उसको कोई भी लैंड बॉर्डर जो है वो सराउंडेड नहीं है। नहीं तो मोस्ट ऑफ द सी अगर हम देखते हैं तो मतलब क्या है कि वहां पर लैंड बॉर्डर हमें देखने को मिलती है। जैसे अरेबियन सी है तो लैंड बॉर्डर है, लेकिन ओशन के अंदर में एक छोटा सा पार्ट सी का हमें देखने को मिलता है जो ओशन करंट्स की वजह से फॉर्म होता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में ओशन करंट्स के बारे में देखा था। तो कौन सा सी है? सरगैसो है, लेब्राडोर है, स्कॉटिया है या लक्काद्वीप है? तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इसका जवाब है सरगैसो सी, ये इसका जवाब है। जी हाँ, तो यहां पर आप देख सकते हो सरगैसो सी किस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो यहां पर नॉर्थ अमेरिका है और इधर अगर हम देखते हैं तो सरगैसो सी हमें देखने को मिलता है। बेसिकली फॉर्म किसके वजह से होता है? ओशन करंट जो है उसकी वजह से फॉर्म होता है। नदर्न हेमिस्फीयर में इस तरीके से हमें कोरलिस फोर्स की वजह से आते हुए देखने को मिलता है और अलग अलग करंट्स आने की वजह से। अब कौन कौन से करंट्स यहां पर आते हैं? ये जो सरगैसो सी है रीजन है अटलांटिक ओशन में, यहाँ पर 4 करंट जो है उससे बाउंडेड है। 4 करंट्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से ओशन गायर जो है ये फॉर्म होता है।
ठीक है। अब बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कौन कौन से जो करंट्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेस्ट में गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ में नॉर्थ अटलांटिक करंट, फिर उसके बाद ईस्ट में अगर हम देखते हैं कैनरी करंट है, उसी के साथ साथ जो साउथ है उसमें हमें नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट देखने को मिलता है। तो ये चार करंट्स की वजह से हमें ओशन के अंदर ही सी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको सीधा इस पर क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, काफी बार पूछा भी गया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, कौन कौन से करंट से बाउंडेड है, ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। और इसको सरगैसो क्यों कहा जाता है, यहाँ पर पीछे आप फोटो देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मतलब जो एक सरगैज्म है ना, ये सीवीड इससे हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए क्या है कि वहां पर करंट्स की वजह से क्या हो रहा है कि पूरा वो जो सीवीड्स है वो घूम रहे हैं, इससे उसे सरगैसो सी जो है ये कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, कोई भी लैंड बॉर्डर ही शेयर नहीं करता है। अब आइए हम कोरल रिफ्स के बारे में देखते हैं। तो कोरल रिफ ये क्या है, कैसे फॉर्म होते हैं। तो कोरल रिफ्स अगर आप देखोगे तो ये बिल्ट होते हैं मेड बाय थाउजेंड्स ऑफ टाइनी एनिमल्स, कोरल पॉलिप्स जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, पॉलिप्स होते हैं, पॉलिप्स यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो है ये छोटे छोटे पॉलिप्स है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से कोरल रीफ बहुत सारे जब आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कोरल रीफ। ठीक है, तो ये जो कोरल रीफ है ये अगर आप देखोगे तो जेली फिश जो है उसकी तरह हमें देखने को मिलते हैं। जेली फिश आपने देखा हुआ है ना, वो रिलेट हम कर सकते हैं। अब पॉलिप जो है ये शैलो वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, शैलो वाटर होते हैं, डीप वाटर नहीं। मतलब डीप अगर पानी की गहराई में आप जाओगे तो वहां पर वो जिंदा नहीं रहेंगे, शैलो वाटर में जिंदा रहेंगे। शैलो वाटर क्यों, क्योंकि वहां पर सनरेज आते हैं, सनलाइट आता है। इसका मतलब ये है कि इनको खाने के लिए चीजें तो चाहिए, और खाने के लिए जब चाहिए तो ये उन एनिमल्स उन प्लांट्स पर डिपेंडेंट है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस एनिमल्स तो करते नहीं है ना, तो उन प्लांट्स पर डिपेंडेंट है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, इससे तो शैलो वाटर जो है वहीं पर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये शैलो वाटर ऑर्गेनिजम्स है। सॉफ्ट बॉडी जो है ये हमें देखने को मिलती है जो कवर्ड होती है कैल्केरियस स्केलेटन से, कैल्केरियस स्केलेटन होता है उससे बॉडी कवर्ड होती है। पॉलिप्स यहाँ पर कैल्शियम सॉल्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं सी वाटर से, जिससे वो हार्ड स्केलेटन जो है ये फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, सॉफ्ट स्केलेटन होता है, और फिर ये जो सॉल्ट है, कैल्शियम सॉल्ट है, सी वाटर से वो लेते हैं और हार्ड स्केलेटन जो है ये फॉर्म कर लेते हैं। पॉलिप्स अगर आप देखोगे तो कॉलोनीज में रहते हैं। ठीक है, इसमें कॉलोनीज में यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे टेबुलर स्केलेटन्स ये अपवर्ड ग्रो होते हैं, आउटवर्ड ग्रो होते हैं, और कलेक्टिवली हम इन्हें कोरल जो है वो कहते हैं। इस तरीके से टोटल हमें कोरल जो है वो देखने को मिलते हैं। मतलब क्या है, यहाँ पर पॉलिप्स है, पॉलिप्स जो है वो हार्ड स्केलेटन क्रिएट करते हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पर वो कॉलोनीज में रहते हैं, और ये जो स्केलेटन है अपवर्ड ग्रो होते हैं, और इस तरीके से हमें कोरल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। और बहुत सारे कोरल्स एक साथ आ जाते हैं, है ना, एक साथ रहते हैं वो। अब देखिए जो कोरल पॉलिप है ये जब मरते हैं, डाई होते हैं, तो अपना स्केलेटन जो है वो छोड़ देते हैं। ठीक है, जिस पर नए पॉलिप जो है वो ग्रो होते हैं। जब पॉलिप्स मर जाते हैं तो अपना स्केलेटन छोड़ देते हैं, उस स्केलेटन पर नए कोरल्स, नए पॉलिप्स जो है वो ग्रो होते हैं। ये जो साइकिल है ये ओवर द मिलियन ईयर्स रिपीटेडली चलती रहती है ना। उससे क्या होता है, लेयर्स ऑफ कोरल जो है यहाँ पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, एक्यूमुलेशन उसका शुरू हो जाता है। ये जो लेयर्स है डिफरेंट स्टेजेस पर वेरियस मराइन लैंडफॉर्म्स को राइज करते हैं। अगर आप देखोगे तो लैंडफॉर्म जो है अलग अलग लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। वन सच इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म जो है वो है कोरल रीफ। समझ में आ रहा है आपको, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पॉलिप हमें देखने को मिला। ठीक है, एक पॉलिप है जो कि सॉफ्ट है, सॉफ्ट स्केलेटन है। फिर क्या करता है, वो सॉल्ट जो है वो लेता है सी वाटर से, हार्ड स्केलेटन जो है वो फॉर्म करता है। अब ये जो हार्ड स्केलेटन फॉर्म हो रहा है इसके तहत क्या होता है कि जो अपवर्ड मूवमेंट है, अपवर्ड ग्रोथ है वो हमें देखने को मिलती है। अपवर्ड ग्रोथ होती है उससे कोरल जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर कॉलोनीज फॉर्म हो रही है, कॉलोनीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसी के साथ साथ क्या होता है, जब पॉलिप जो है उसकी डेथ हो जाती है वो अपना स्केलेटन छोड़ देता है, जिसमें नया पॉलिप जो है वो पैदा होता है, वो जन्म लेता है, वो वहां पर आ जाता है। और फिर ऐसी प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू शुरू रहती है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली शुरू रहने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर शुरू हुआ था, यहाँ पर प्रोसेस शुरू हुआ था, यहाँ पर समझ लीजिए कि एक आइलैंड है, यहाँ पर शुरू हुआ था, फिर धीरे धीरे ये पूरा यहाँ पर ग्रो होना शुरू होता है। तो अलग अलग लैंडफॉर्म्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं।
मतलब हमने वॉल्केनिक आइलैंड देखे हुए हैं, है ना, मतलब वॉल्केनो की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से हमें अलग अलग लैंडफॉर्म्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर कोरल जो है उसकी वजह से भी अलग अलग लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। उसमें से एक हमें अगर देखा जाए तो कोरल रीफ जो है ये देखने को मिलता है। कोरल्स अगर आप देखोगे डिफरेंट फॉर्म्स कलर्स में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर पीछे आपने देखा है ना, अलग अलग जो अलग अलग यहाँ पर है, यहाँ पर आप देखिए अलग अलग कलर्स जो है उसमें हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत ही खूबसूरत। अब देखिए जो पॉलिप्स है ना, पॉलिप्स का मतलब उसके पास एक माइक्रोस्कोपिक अलगे होता है जिसे जूजेंथेले कहा जाता है, ठीक है, उनकी टिश्यूज में वो हमें देखने को मिलता है। तो पॉलिप्स जो हमने देखा है उसमें माइक्रोस्कोपिक अलगी जिसका नाम है जूजेंथेले। अब यहाँ पर जो कोरल्स और अलगी है, जो अलगी हमें देखने को मिला है जिसे जूजेंथेले कहा जाता है, ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में हमें देखने को मिलते हैं। सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में हमें देखने को मिलते हैं। जूजेंथेले जो है ये फोटोसिंथेसिस करता है जिसके तहत इनको खाना मिलता है, इसीलिए हमने देखा है शैलो वाटर जो उसमें रहते हैं। जो कोरल्स है वो जूजेंथेले को वो कंपाउंड प्रोवाइड करते हैं जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। मतलब जूजेंथेले का यहाँ पर जो फायदा है वो हो रहा है, और जूजेंथेले जो है वो उसके बदले में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है फोटोसिंथेसिस के कार्बोहाइड्रेट्स ये सारी चीजें जो है वो इनको प्रोवाइड करता है, जिससे दोनों का फायदा हो गया। अब देखिए जो कोरल्स है ना उनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी कहा जाता है क्योंकि उनकी डाइवर्सिटी जो है वो उतनी ज्यादा हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ जो कोरल स्केलेटन है ये एरेगोनाइट एक फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट का, उससे हमें देखने को मिलता है। तो ये भी एक चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन जो है इस पर आ सकता है। अब यहाँ पर ग्रोथ कंडीशन अगर हम देखते हैं, कोरल रीफ जो है उनकी ग्रोथ कंडीशन क्या होती है, क्या उनके लिए प्रॉपर एक ग्रोथ कंडीशन के लिए सेटिस्फैक्टरी कंडीशंस रहनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। मतलब सबसे पहले टेम्परेचर कंडीशन यहाँ पर आ गई कि टेम्परेचर उनके लिए प्रॉपर रहना चाहिए, ठीक है। तो उसमें अगर आप देखोगे एक वाटर टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री से नीचे नहीं जाना चाहिए। अरे बाप रे, यहाँ पर क्या बोल रहे हो आप, मतलब यार इनको ज्यादा ठंड नहीं चाहिए? जी नहीं, ज्यादा ठंड नहीं चाहिए। ये बेसिकली अगर आप देखोगे जनरल रूल है, 20 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जो है वो नहीं गिरना चाहिए। तो आप बोलोगे अच्छा मतलब 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 कितना भी टेम्परेचर जा सकता है? नहीं, टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा भी नहीं रहना चाहिए। ग्लोबल जो वार्मिंग हो रही है उसके वजह से भी जो हमारे कोरल रीफ से अफेक्ट हो रहे हैं, तो इसीलिए इनको ऑप्टिमम प्रॉपर टेम्परेचर जो है वो रहना चाहिए। मतलब 20 डिग्री से नीचे, मतलब एकदम ठंडा भी नहीं रहना चाहिए और एकदम गर्म जो है वो भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो मतलब प्रॉपर इनको सिनारियो रहना चाहिए। आप देखोगे यहाँ पर इनकी बहुत नखरे हैं, मतलब इनको प्रॉपर वही चीज चाहिए तो हम भैया यहाँ पर आएंगे, नहीं तो हम नहीं आने वाले, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जहां पर कोरल रीफ्स होते हैं वहां पर जो ओशन है, जो सी है, उसकी काफी हेल्दी कंडीशन रहती है। ये वो दर्शाता है क्योंकि इनको रहने के लिए इतने प्रॉपर, इतना एक्यूरेट, इतना परफेक्ट जो एटमॉस्फेयर है वो चाहिए रहता है, नहीं तो वो रह ही नहीं सकते हैं। दूसरा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कोल्ड करंट जो है उससे फ्लरिश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कोल्ड करंट आता है तो अपफीलिंग होती है वो कोल्ड वाटर की। कोल्ड वाटर आएगा तो फिर बट ऑब्वियसली की टेम्परेचर जो है वो नीचे चला जाएगा तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए कोरल रीफ जो है वो वेस्टर्न कोस्ट जो होते हैं कॉन्टिनेंट के वहां पर अपसेट रहते हैं, क्योंकि हमने ओशन करंट्स में देखा है मोस्टली जो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट्स है वहां पर हमें कोल्ड करंट देखने को मिलता है। तो वहां पर अगर आप देखोगे कोरल रीफ ज्यादा नहीं, यहाँ पर आप देखिए कितने ज्यादा जो कोरल्स है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। पैसिफिक और इंडियन ओशन जो है मोस्ट न्यूमरस कोरल रीफ्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पैसिफिक एंड इंडियन ओशन जो है, यहाँ पर अगर आप लक्षद्वीप देखोगे वो भी एक कोरल आइलैंड ही है ना। तो इस तरीके से हमें जो कोरल रीफ्स है वो देखने को मिलते हैं। दूसरा आता है यहाँ पर डेप्थ ऑफ ओशन। यहाँ पर जितना डीप जाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब शैलो रहना चाहिए, डीप रहना चाहिए। तो स्टार्टिंग में ही हमने देखा था ये शैलो वाटर में रहने वाले प्राणी हैं, इनको डीप वाटर में नहीं जमता है। उसका रीजन भी हमने देखा था, फोटोसिंथेसिस जरूरी होता है। जूस एंथेले के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, है ना। तो इसीलिए क्या है जो डेप्थ है वो भी यहाँ पर ज्यादा नहीं रहना चाहिए, मतलब नॉट मोर देन 200 टू 250 फीट, क्योंकि सनलाइट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है वो उनको नहीं मिल पाएगा, है ना। जो फोटोसिंथेसिस है वो उनके लिए एसेंशियल है, क्योंकि जूस एंथेले के साथ जब वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है तो जूस एंथेले को जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है वो ये प्रोवाइड करते हैं, और फिर जूस एंथेले इन रिटर्न्स में उनको क्या करता है, खाना जो है वो प्रोवाइड करता है। इसीलिए बेसिकली क्या है, सर्वाइवर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना, जिस पर कोरल पॉलिप जो है वो डिपेंडेंट है। शैलो वाटर जो है ये काफी आइडल होता है, लेकिन शैलो वाटर में भी पानी उनको बहुत ज्यादा चाहिए। ऐसा नहीं है शैलो वाटर है तो थोड़ा सा पानी जो है आ रहा है फिर जा रहा है, आ रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। पानी जो है वो वहां पर रहना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझ रहे हो आप कितने यहाँ पर नखरे हैं। तीसरी चीज अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो डीप सी कोरल हैबिटेट जो है ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखिए हमने यहाँ पर देख तो लिया कि डीप
अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो वहां पर कोरल सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, है ना, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ डीप सी कोरल हैबिटेट जो है वो भी देखने को मिलता है। मतलब अगर आप देखोगे, डीप सी कोरल लाइक देयर वार्म वाटर क्यूसिन्स आर एक्चुअली कॉलोनीज ऑफ स्मॉल एनिमल्स जो यहाँ पर कॉमन स्केलेटन जो है फॉर्म करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बताने का मतलब क्या है कि डीप सी में कोरल्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी है। ऐसा नहीं कि वही कोरल यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली डीप सी कोरल अलग है। डीप सी कोरल जो है ये एक कॉमन स्केलेटन जो है फॉर्म करते हैं, जो अलग अलग शेप्स और कलर में ग्रो होता है, ठीक है। अनलाइक ट्रॉपिकल रीफ्स, ठीक है, अनलाइक ट्रॉपिकल रीफ, जो ट्रॉपिकल रीफ्स में जो हमारे नॉर्मल कोरल रीफ्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ये 150 फीट और मोर देन 10,000 फीट बिलो सी लेवल, जहां पर सनलाइट काफी डीम होता है, नॉन एग्जिस्टेंट होता है, वो भी देखने को मिलता है। नॉर्मल अगर हम कोरल रीफ्स देखते हैं तो वो हो सकते हैं क्या? नहीं, नॉर्मल कोरल रीफ्स डीप वाटर में नहीं रह सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे डीप सी कोरल जो है ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे रॉक लाइक रीफ्स इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग रॉक लाइक रीफ्स, ये जो कोल्ड वाटर कोरल्स होते हैं ये ग्रूव्स ऑफ ट्री फॉर्म करते हैं, फेदर्स, कॉलम, फैन शेप्ड, इस तरीके के ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो आपको पता रहना चाहिए। अब वार्म कोरल जो है वो क्या करते हैं, उनको न्यूट्रिएंट चाहिए होता है ना। जूस एंथेले के साथ वो रिलेशनशिप में होते हैं जहां से वो अपना खाना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे दे डोंट रिक्वायर सनलाइट एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये चीज हमें देखने को मिल रही है। जो डीप सी कोरल्स हैं इनको सनलाइट जो उसकी जरूरत नहीं होती है न्यूट्रिशन लेने के लिए, ठीक है। उनका ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स, फॉर्म्स, यहाँ पर यूनिक एडाप्टेशन, कोल्ड एंड डार्क एनवायरमेंट, ये क्या करता है, डीप सी इकोसिस्टम यहाँ पर काफी डिस्टिंक्टिव बना देता है ना। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें इसके बारे में पता नहीं है, बहुत सारी चीजें जो अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। लेकिन थोड़ी बहुत चीजें हमें ये पता है कि डीप सी में भी हमें कोरल जो है वो देखने को मिलते हैं। अब डीप सी कोरल्स अगर हम देखें तो उसके लिए भी काफी ज्यादा थ्रेट है। देखिए जैसा मैंने आपको कहा है अभी भी एक्सप्लोरेशन इसके बारे में शुरू है, मगर फिर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो मतलब ऑयल होता है, गैस एक्सप्लोरेशन होता है, उसमें इनकी काफी हनन होती है ना। जो अंडर सी केबल्स होते हैं इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डीप सी कोरल्स मतलब यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन जो है फॉर्म करते हैं, है ना। और ये जो ओशन टेम्परेचर राइज हो रहा है, ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है, इसके वजह से भी इनको हानि पहुंच रही है। तो ये सारे थ्रेड जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जैसा हमने यहाँ पर कोरल्स के बारे में देख रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज चलते रहते हैं, क्योंकि कंटेम्प्रेरी इश्यूज कई चल रहे हैं। एक कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो है वो ये चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है उससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। एक हमें कोल्ड वाटर में भी जो कोरल्स है वो देखने को मिलते हैं, डीप सी कोरल्स, है ना, ये भी कोल्ड वाटर में ही हमें देख, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हमने देखा है टेम्परेचर जो है डिक्रीज होते रहता है। और हमने ये भी देखा है कि जो नॉर्मल हमारे कोरल्स है उनको 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर डीप सी कोरल्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर तो काफी नीचे है, मतलब कोल्ड वाटर जो है उसमें भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये सारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो आपको पता रहना बहुत जरूरी रहता है, जिससे आपको ऐसा ना रहे क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो आप अनजान रहो, है ना। हमारा मकसद यहाँ पर क्या है, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से हमें यहाँ पर सिलेबस को कंप्लीट करना है, कवर करना है। अब यहाँ पर ग्रोथ कंडीशन फिर से आते हैं हम हमारे कोरल्स के बारे में। तो पहली चीज हमने टेम्परेचर देखी थी, ऑप्टिमम टेम्परेचर रहना चाहिए। दूसरा हमने देखा है डेप्थ ऑफ सी, ज्यादा डीप नहीं, शैलो वाटर में ये लोग रहते हैं। तीसरा अगर हम देखते हैं सेडिमेंट्स एंड सॉल्टेशन, ठीक है। सेडिमेंट्स एंड सॉल्टेशन में क्या आता है, वाटर जो है वो यहाँ पर सॉल्टिश रहना चाहिए और सेडिमेंट से फ्री रहना चाहिए। नखरे देखो भाई साहब, आप नखरे देखो सिर्फ इनके, मतलब सॉल्टिश भी रहना चाहिए, सॉल्ट रहना चाहिए, फ्रेश वाटर नहीं चलेगा इनको। हाँ, फ्रेश वाटर जो है, फ्रेश वाटर इंजीरियस रहता है इनकी ग्रोथ के लिए। सैलिनिटी जो है वो कम से कम 27% टू 30% जो है वो रहना चाहिए, काफी आइडियल इनकी ग्रोथ के लिए। मतलब कि हमको एकदम ज्यादा भी खारश पानी नहीं चाहिए और एकदम ही फ्रेश वाटर भी नहीं चाहिए। इसलिए अगर आप देखोगे तो जहां पर जो नदियां है वो जहां मिलती है उनका माउथ होता है, वहां पर कोरल्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। इसीलिए मूविंग वाटर जो है वहां पर ज्यादा अच्छा सर्वाइव करते हैं। मूविंग वाटर क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजनेटेड वाटर का काफी अच्छा सप्लाई होता है, मतलब वेव्स के जरिए, करंट्स के जरिए जो यहाँ पर बह रहे हैं पानी, वहां पर इनका काफी अच्छा अस्तित्व रहता है। मूविंग वेव, टाइड्स, करंट्स, ये एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फूड जो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में ये इनके लिए लेकर आते हैं। मतलब नखरों से भरपूर है। हमको टेम्परेचर जो है वो एकदम नीचे भी नहीं चाहिए, अच्छा टेम्परेचर ज्यादा नहीं, टेम्परेचर ज्यादा भी नहीं चाहिए, अच्छा ठीक है भाई साहब। फिर उसके बाद आपको, आप नीचे रह लोगे, नहीं नहीं हमको तो शैलो वाटर में रहना है, अच्छा शैलो वाटर में ठीक है, तो एकदम पानी गया तो भी नहीं नहीं, पानी भी हमको भरपूर चाहिए, पानी भी भरपूर चाहिए, शैलो वाटर में भी रहना है, अच्छा ठीक है भाई साहब। फिर उसके बाद जो खारा पानी उसमें नहीं 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 नहीं, खारे पानी में हम नहीं रह सकते हैं,
हमको एकदम ज्यादा खारा भी नहीं चाहिए, हमको एकदम कम फ्रेश वाटर भी नहीं चाहिए। हम यहाँ पर 27 to 30% अगर हमारे पास रहता है तो फिर हम अच्छे से रह पाएंगे। मतलब क्या है, मतलब एंक्लोज्ड हमने देखा हुआ है, सैलिनिटी के टाइम पे हमने देखा था जो एंक्लोज्ड सी होते हैं उनकी सैलिनिटी मोस्टली ज्यादा होती है, क्योंकि फ्रेश वाटर मिक्स नहीं हो पा रहा है ना, इवापोरेशन होता है, तो यहाँ पर क्या है उनकी सैलिनिटी ज्यादा बढ़ जाती है, उसमें भी ये नहीं रह पाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। ओशन करंट्स एंड वेव्स, ये एक नेक्स्ट फैक्टर यहाँ पर आता है। ओशन करंट्स और वेव्स जो है काफी फेवरेबल होते हैं कोरल्स के लिए, क्योंकि नेसेसरी फूड सप्लाई जो है वो लेकर आते हैं पॉलिप्स के लिए। क्योंकि क्या हो रहा है, ओशन करंट्स की वजह से, वेव्स की वजह से पानी जो है बह रहा है, यहां से वहां जा रहा है, यहां से वहां जब पानी जा रहा है तो इनके लिए काफी अच्छा है, क्योंकि अलग अलग न्यूट्रिएंट जो है वो इनके लिए आ रहे हैं। कोरल जो है वो एंक्लोज्ड सी में मर जाते हैं, क्योंकि सप्लाई जो है फूड का वो नहीं मिल पाता है। एनक्लोज सी में अगर आप देखोगे तो वहां पर जो सप्लाई है फूड का वो प्रॉपर नहीं आ पाता है, ऑक्सीजनेटेड वाटर नहीं आ पाता है ना। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, एक तो सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो ऐसी कुछ कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से कोरल जो है वो मर जाते हैं। इनको उनके मुताबिक अगर टेम्परेचर ना मिले, परफेक्शन अगर ना मिले, तो भैया ये मर गए, फिर ये जिंदा ही नहीं रहेंगे। इस तरह की चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है ह्यूमन एक्टिविटी और ग्लोबल वार्मिंग, ये काफी ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। अब देखिए, जब हम ह्यूमन एक्टिविटी की बात करते हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ये जो कोरल रीफ्स का हैबिटेट है इसको काफी ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। कोरल जो है ये लॉन्ग टर्म क्लाइमेट चेंज के लिए काफी ज्यादा ससेप्टेबल रहते हैं, ठीक है। कोरल जो है जनरली इनको टर्म किया जाता है रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन, जैसे मैंने आपको कहा डाइवर्सिटी की वजह से, और वो एक्सट्रीम वार्म एनवायरमेंट जो होता है उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। देखा आपने, मतलब एकदम ठंडा भी नहीं रहना चाहिए, 20 डिग्री से कम भी नहीं होना चाहिए, और एक्सट्रीम वार्म टेम्परेचर जो होता है उसमें भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो भैया करेंगे कहाँ, एकदम आइडियलिस्टिक टेम्परेचर रहना चाहिए। कोरल्स रहते हैं आइडियलिस्टिक टेम्परेचर में, और इसीलिए बोला जाता है कि जहां पर कोरल्स है वो मतलब एकदम सुदृढ़, एकदम हेल्दी एनवायरमेंट हमें वहां पर देखने को मिल रहा है पानी के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। उसी के साथ और भी हमें ह्यूमन एक्टिविटीज देखने को मिलती है जो कि काफी ज्यादा हानिकारक है। अब एक अगर आप देखोगे तो क्लाइमेट कंडीशन जो है वो एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन जब हो जाते हैं, एकदम हाई टेम्परेचर बोलिए, है ना, एकदम ज्यादा सॉल्टेशन बोलिए, एकदम ज्यादा फ्रेश वाटर बोल दीजिए, उसमें यहाँ पर काफी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। अगर आप देखोगे ओशन वार्मिंग जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है ना, ये काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ओवर फिशिंग जब होती है, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जो कोरल रिफ्स है उनके लिए बहुत बड़ा कंसर्न है ओवर फिशिंग। इसके वजह से इकोलॉजिकल इंबैलेंस होता है कोरल रिफ्स में। उसी के कोस्टल डेवलपमेंट अगर हम देखते हैं, मतलब कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बिल्डअप हो रहा है, टूरिस्ट रिसोर्ट्स अगर बिल्डअप हो रहे हैं, है ना, कोरल जहां पर रह रहे हैं उसके पास अगर ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि शैलो वाटर में रहते हैं, है ना, तो इसलिए कोस्ट के आसपास ही रहेंगे, तो इसलिए अगर वहां पर वो सारी चीजें हो रही है, कोस्टल डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो भी हैम्पर होता है। पोल्यूशन अगर आप देखोगे, टॉक्सिक पोल्यूटेंट जो है वो भी डंप किए जाते हैं, है ना, ओशन में, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, पोल्यूशन क्रिएट होता है, उसकी वजह से भी इनकी जो तादाद है वो कम होती जाती है। सेडिमेंटेशन, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो होता है कोस्टल आइलैंड में, उसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन की वजह से क्या हो रहा है कि सेडिमेंट जो है रिवर में काफी ज्यादा ये हो जाते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर कोरल जो है उनको सनलाइट नहीं मिल पाता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। मतलब ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये आपको मेंस पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आता है आपको, ये चीजें तो आपको लिखनी ही लिखनी है, ये आप मतलब गार्ड मान लीजिए कि ये आप अगर नहीं लिखोगे तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन से यहाँ पर थ्रेड जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, तो ये सारे थ्रेड जो है वो आपको पता रहना जरूरी है। अब यहाँ पर टाइप अगर देखते हैं कोरल रीफ के, क्या क्या टाइप होते हैं, तो देखिए हमें बेसिकली 3 टाइप देखने को मिलते हैं, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड अटोल। फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और अटोल, ये 3 हमें देखने को मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फोटोज में देख सकते हो किस तरीके से हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर फोटोज के जरिए फ्रिंजिंग रीफ है, यहाँ पर आइलैंड है, और यहाँ पे आसपास हमें यहाँ पर जो कोरल्स है वो देखने को मिल रहे हैं। फिर बैरियर रीफ मतलब क्या है, यहाँ पर ये गड्ढा गिर जाता है जिससे एक बैरियर टाइप का हमें देखने को मिलता है। अटोल अगर आप देखोगे तो आइलैंड पूरा सिंक हो जाता है, आइलैंड नीचे चल जाता है, ऊपर हमें यही देखने को मिलते हैं, और इनको ही हम कहते हैं अटोल। अटोल एक लगून टाइप का भी फॉर्म होता हुआ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, मैं हूं ना डिटेल में समझाने के लिए, तो आप फिकर काय को कर रहे हो यार, आगे डिटेल में देखते हैं एक एक करके। चलिए, सबसे पहले हम आ रहे हैं फ्रिंजिंग रीफ पर, इसको शोर रीफ जो है वो भी कहा जाता है। अब फ्रिंजिंग रीफ अगर आप देखोगे तो ये रीफ है जो डायरेक्टली शोर से ग्रो होते हैं, ठीक है। शोर से मतलब शोर शराबे से नहीं, शोर जो हमारा जो एकदम पास में है ना, शोर जो हम बोलते हैं यहाँ पर नदी का, ये शोर होता है, यही से ग्रो हो रहा है। ये काफी क्लोज होते हैं लैंड से, और ऑफन शैलो लगून्स जो है वो फॉर्म करते हैं बिटवीन द बीच एंड द मेन बॉडी ऑफ रीफ।
ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो ये एक आइलैंड है ना, यहाँ पर ये एक आइलैंड आपको देखने को मिल रहा है, और यहीं से ये देखिए ये जो है ये आपको रीफ नजर आ रही है, फ्रिंजिंग रीफ है ये क्या है, फ्रिंजिंग रीफ है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए पूरी ये हमें इस तरीके का देखने को मिल रहा है। तो मतलब फ्रिंजिंग रीफ जो है ये नैरो बेल्ट होता है, 1 to 2 किलोमीटर वाइड होता है। ठीक है, जो वाइडनेस होती है 1 to 2 किलोमीटर वाइड होता है, और ये फ्रॉम डीप सी बॉटम विद सीवर्ड साइड स्लोपिंग स्टीपी डीप सी, इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कोरल पॉलिप जो है ये यहाँ पर आउटवर्ड एक्सटेंड नहीं होते हैं, क्योंकि सडन लाइज इंक्रीज जो है डेप्थ में वो हमें देखने को मिलता है। बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखोगे एकदम नॉर्मल सी चीज है कि ये अगर आपको आइलैंड नजर आ रहा है तो इसके आसपास जो है ये पूरा, इसके आसपास जो है इस तरीके का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यही है फ्रिंजिंग रीफ। क्लियर है, एकदम आसान है, वो मोस्ट कॉमन चीज यही हमें देखने को मिलती है कि आसपास हमें पूरा ये सराउंड होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्लियर है, मतलब ये एक आइलैंड है तो इसके सराउंड में पूरा हमें फ्रिंजिंग रीफ जो है वो देखने को मिलेगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट इस पर। ठीक है, अब यहाँ पर लगून जो आप देख रहे हो, लगून का मतलब क्या होता है, लगून का मतलब यहाँ पर होता है जो कॉन्टेक्स्ट कोरल रीफ टाइपोलॉजी में इस्तेमाल होता है, कंपैरेटिवली वाइड बैंड ऑफ वाटर। ठीक है, शोर और मेन एरिया के बीच में जो देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं लगून। तो लगून हमने पहले भी देखा हुआ है, हमारे जो लेक्चर से डिटेल में हमने देखा हुआ है, अलग अलग जो टाइप होते हैं लगून हमने उसमें देखा है। नेक्स्ट बैरियर रीफ अगर हम देखते हैं, बैरियर रीफ, बैरियर मतलब क्या है, बैरियर है अड़थड़ा। बैरियर मतलब क्या है, बैरियर मतलब है अड़थड़ा। ठीक है, अड़थड़ा यहाँ पर क्रिएट हो गया है, एक रुकावट हमें देखने को मिली है। इसमें क्या होता है, खासियत देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, खासियत देखिए, अब ये एक आइलैंड है, ये एक आइलैंड है। ठीक है, यहां पर पूरा अगर यहाँ पर कोरल्स जो है वो फॉर्म हो रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, फ्रिंजिंग रीफ कहेंगे। अब समझिए कि ये वाला पैच जो है, ये वाला पैच, ये पैच यहाँ पर हो गया है सिंक, मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो इस तरीके से ये आइलैंड है, और यहां पर हमें ये देखने को मिल रहा है रीफ। ठीक है, लेकिन यहाँ का जो रीफ था ना ये वाला, ये सिंक हो गया है ऐसा। ठीक है, ऐसा हो गया है, और ये भी इस तरीके का हमें देखने को मिल रहा है। मतलब अब क्या हो रहा है यहाँ पर आप देखिए, ये पूरा पोर्शन जो है ये घेरा बना लेगा, सर्कल बना लेगा, है ना, ये सर्कल बना लिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, पानी जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर रीफ देखने को नहीं मिल रहा है। लास्ट इसमें यहाँ पर देखिए पूरा ये रीफ हमें देखने को मिल रहा था, ये पूरा रीफ हमें देखने को मिल रहा है ना, ये पूरा, इसको हम कहते हैं फ्रिंजिंग रीफ। लेकिन सोचिए कि अब ये नीचे पानी में डूब गया, ये वाला पोर्शन जो है नीचे पानी में डूब गया। ठीक है, यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया, तो ये बस इतना इतना एक पूरा डायमीटर का इतना एक हमें जो विड्थ है उसका हमें अगर देखने को मिल रहा है, तो मतलब क्या है, यहाँ पे अंदर पानी है। ठीक है, अंदर पानी है, ऊपर हमें ये इस तरीके रीफ देखने को मिल रही है, तो मतलब हमें एक अर्थड़े टाइप को देखने को मिल रहा है, एक बैरियर टाइप का देखने को मिल रहा है। समझ रहे हो आप, एक आइलैंड है, उसके अराउंड एक पट्टा हमें देखने को मिल रहा है, एक पट्टा हमें देखने को मिल रहा है रीफ्स का, और अंदर फिर से यहाँ पर पानी है, बाहर पानी है, अंदर पानी है, और एक पट्टा हमें देखने को मिल रहा है। अब वो बैरियर टाइप का हमें देखने को मिल रहा है, इससे उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे बैरियर रीफ। समझ में आ गया आपको, बैरियर रीफ जो है ये क्या है, एक्सटेंसिव लीनियर रीफ है। ठीक है, पैरेलल होता है शोर को, पैरेलल होता है। ठीक है, और ये सेपरेट होता है बाय लगून, लगून जो हमने देखा है ना उससे, क्योंकि अंदर एक पानी इकट्ठा हुआ हमें देखने को मिलेगा, अंदर पानी, इमेजिनेशन मैंने आपको कहा इमेजिन करो, अंदर पानी इकट्ठा हुआ हमें देखने को मिल रहा है। मैं एक आइलैंड इमेजिन कर रहा हूं, उसके अराउंड एक कोरल्स का हमें पट्टा जो है वो इमेजिन करना है, अंदर पानी है, बाहर तो पानी है ही, बीच में वो है, बाहर का पानी अंदर ना आ सके, अंदर का पानी बाहर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, बैरियर रीफ यहाँ पे फॉर्म हो। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ गया, इसलिए यहाँ पर जो हमने फोटो देखा था देखिए कितना इंटरेस्टिंग था। ये देखिए फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ में देखिए यहाँ पर छोटा सा ऐसा नीचे जो है वो यहाँ पर जाता हुआ, यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया, पानी जमा हो गया है, और यहाँ पर हमें रीफ देखने को मिल रहा है। इस तरीके से बैरियर, एक अड़थड़ा जैसा हमें देखने को मिल रहा है, और बैरियर रीफ जो है फॉर्म हो रहा है। समझ में आ गया आपको, बैरियर रीफ पूरी तरीके समझ में आ गया। अब आते हैं हम अटोल पर। अटोल मतलब क्या है, अरे अरे ये क्या हो गया, यहाँ पे तो हमें हमारा जो आइलैंड है वो देखने को मिल रहा था, हमारा आइलैंड देखने को मिल रहा था, आइलैंड कहाँ चला गया भाई साहब, आइलैंड सिंक हो गया, आइलैंड डूब गया, आइलैंड डूब गया, सिर्फ हमें यहाँ पर ये जो रीफ है वो देखने को मिल रही है, ये रीफ देखने को मिल रही है। और ये जब फॉर्म होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अटोल। मतलब पहले क्या था, पहले जो आइलैंड है उसके अराउंड हमें फ्रिंजिंग रीफ देखने को मिली, फिर फ्रिंजिंग रीफ जो कनेक्टेड है आइलैंड से वो टूटते, मतलब जो पहाड़ है उससे टूटना शुरू हो गई, मतलब एक बैरियर क्रिएट हो गया, एक बैरियर टाइप का हमें देखने को मिला, बैरियर रीफ क्रिएट हो गई। अब ये जो आइलैंड था बीच में, एक जो पहाड़ था बीच में, वो सिंक हो गया, वो नीचे चला गया, सिर्फ हमें ये रीफ देखने को मिल रही है, इसको हम क्या कहते हैं, अटोल। समझ में आ गया आपको, तो अटोल जो है रफली सर्कुलर
ओशनिक रीफ सिस्टम हमें देखने को मिलती है यहाँ पर सेंट्रल लगून। ठीक है, लगून डेप्थ 80 टू 150 मीटर होता है। ठीक है, और उसी के साथ अटोल जो है लोकेटेड एट ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द डीप सी प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब बेसिकली क्या है, वॉल्केनिक आइलैंड जो होता है वो सबमर्ज हो जाता है, वो नीचे चला जाता है। ठीक है, अब नीचे जब चल जाता है, ऊपर हमें सिर्फ ये जो पोर्शन है ये देखने को मिलता है, इसको हम कहते हैं अटोल। समझ में आया? मतलब सबसे पहले हमने फ्रिंजिंग रीफ देखा जहां पर ये आइलैंड है, मतलब देखिए ना कितना जबरदस्त है, ये एक आइलैंड है। ठीक है, ये एक आइलैंड है। अब आइलैंड को लगकर यहां पर ये शुरू हो गया, रीफ शुरू हो गया, इसको हम कहेंगे फ्रिंजिंग रीफ। फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो रीफ है ना, ये नीचे चले गए, ये वाला नीचे, यहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया, यहाँ पर भी ये पानी इकट्ठा हो गया, मतलब एक बैरियर तरीका का, ये एक बैरियर है वो तरीके का, मतलब अगर किसी को यहाँ इस पानी से इस पानी में जाना है तो जंप मार के जाना पड़ेगा इसके ऊपर से। ठीक है, इमेजिन करो, जंप मार के एक बैरियर टाइप का क्रिएट हो गया है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो पोर्शन है ये सिंक हो गया, नीचे चला गया, मतलब सिर्फ अब ये जो पोर्शन है ये देखने को मिल रहा है, सिर्फ रीफ देखने को मिल रही है, उसको हम कह रहे हैं अटोल। समझ में आ गया आपको? काफी आसान है, काफी मजेदार है यार, एकदम मजा आ जाता है। टाइप ऑफ अटोल अगर हम देखते हैं, ट्रू अटोल, एक सर्कुलर रीफ फॉर्म हो रही है, एंक्लोज लगून, अंदर जो है वो लगून देखने को मिल रहा है। ये देखिए अंदर क्या है, अंदर ये जो पोर्शन नीचे चला गया है एक लगून हमें देखने को मिल रहा है, बाहर ये एक पोर्शन पूरा इसका फॉर्म हो गया है रीफ्स का, इसको हम कहते हैं अटोल, ये है ट्रू अटोल। फिर है अटोल जो सराउंडिंग है लगून से विद एन आइलैंड, आइलैंड से सराउंडेड है, और कोरल आइलैंड या फिर अटोल आइलैंड जो है वो फॉर्म होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से टाइप है। अब यहाँ पर आप देखिए फ्रिंजिंग रीफ, यहाँ पर ये पहाड़ है, पहाड़ को लगकर पूरा पोर्शन जो है ये कनेक्टेड है। फिर दूसरा अगर हम देखते हैं बैरियर रीफ, बैरियर रीफ में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो पोर्शन है टूट गया है, ये सब्सिडेंस हो गया है, ये जो पोर्शन है ये इस तरीके का बैरियर टाइप का हमें देखने को मिल रहा है। और फिर अटोल में क्या हो रहा है, ये जो पोर्शन है ये सिंक होते 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 पूरा गायब हो गया है, पूरा नीचे चला गया है, और सिर्फ ये जो पोर्शन है ये हमें कोरल्स का देखने को मिल रहा है, इसको हम कहते हैं अटोल। समझ में आया आपको? तो इंडिया में कहां कहां पर देखने को मिलता है, तो इंडिया में आप देखिए किस तरीके से हमें यहाँ पर जो कोरल्स है उसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है गल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ पर आपको लक्षद्वीप यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देखिए, तो इस तरीके से हमें कोरल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। और देखिए यहाँ पर जब हम ऑस्ट्रेलिया देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ पर हमें ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो देखने को मिलता है, और इसकी भी कई समस्या चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्रेट बैरियर रीफ जो है उसकी भी तादाद यहाँ पर घटती जा रही है ना। इसलिए कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बहुत सारे आप चीजें सुनते होंगे, ऑस्ट्रेलिया में ये हो रहा है तो कोरल रीफ पर काफी इंपैक्ट पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उन पर काफी बुरी तरीके का इंपैक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ भी कहाँ पर है आपको पता रहना बहुत जरूरी है। अब देखिए जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कोरल ब्लीचिंग के बारे में, तो यहाँ पर कोरल ब्लीचिंग क्या है। देखिए जब कोरल जो है वो स्ट्रेस फेस करते हैं, स्ट्रेस कब फेस करेंगे, जो उनके लिए आइडियल कंडीशन है, अगर वो आइडियल कंडीशन पूरी नहीं हो पा रही है तो वो स्ट्रेस फेस करेंगे। और जब वो स्ट्रेस फेस करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर बोलिए, लाइट बोलिए, न्यूट्रिएंट्स बोलिए, ये सब प्रॉपर नहीं हो पा रहा है ना, तो वो क्या करते हैं, सिम्बायोटिक अलगी जूस एंथेले जो उनके साथ रह रहा है एक्सपेल करना शुरू कर देते हैं, एक्सपेल कर देते हैं। अब फोटोसिंथेसिस, ये सब कलर जो है उनको उसकी वजह से मिल रहा है ना, ये जूस एंथेले, सिम्बायोटिक रिलेशन, ये सब की वजह से कलर्स आ रहे हैं। लेकिन ये सब अगर छोड़ देंगे, त्याग देंगे, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली व्हाइट में वो टर्न हो जाएंगे। मतलब जो इतना सुंदर कलर, अलग अलग कलर्स हमें देखने को मिल रहे थे, अब वो कंप्लीटली यहाँ पर व्हाइट हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। जब वो व्हाइट इसमें तब्दील हो जाते हैं, व्हाइट कलर में तब्दील हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, पेल व्हाइट कलर जो है, ये जो ट्रांसल्यूसेंट टिश्यू होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, जो यहाँ पर विजिबल रहते हैं लॉस ऑफ पिगमेंट की वजह से, है ना, जो जूस एंथेले प्रोड्यूस कर रहे थे उसका लॉस ऑफ पिगमेंट हो जाता है, उसकी वजह से हमें व्हाइट कलर जो है, पेल व्हाइट कलर जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर कोरल जो है, यहाँ पर जो स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, उससे रिकवर भी हो सकते हैं अगर वो जो स्ट्रेस हो रहा है वो अगर ज्यादा सीवियर ना हो। ठीक है, जो भी स्ट्रेस हो रहा है, समझ लीजिए टेम्परेचर काफी बढ़ रहा है, अगर वो जितना सीवियर ना हो, अगर थोड़े टाइम में वो रिकवर हो जाए तो अपने आप ये भी कि रिकवर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोरल ब्लीचिंग हुई तो मर गए, ये रिकवर हो सकते हैं, लेकिन उनके मरने की कि आप चले जाएंगे, अब उनकी डेथ हो जाएगी, वो जो संख्या है, वो जो एक प्रोबेबिलिटी है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। कोरल ब्लीचिंग जो है कैरिबियन में, इंडियन में, पैसिफिक ओशन में रेगुलर बेसिस पर हमें देखने को मिलती रहती है। ठीक है, तो व्हाइट कलर में जो तब्दील होते हैं उसको हम कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। अब कोरल ब्लीचिंग के कॉजेस क्या क्या है, तो देखिए सी टेम्परेचर अगर राइज हो जाता है, क्योंकि आइडियल कंडीशन है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर रहना चाहिए, ज्यादा कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं, यहाँ पर सी टेम्परेचर अगर राइज हो जाता है ना, उसकी वजह से हो जाएगा। ओशन का अगर एसिडिफिकेशन हो जाता है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है जब वो इंक्रीज हो जाती है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ओशन ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, उसकी वजह से क्या होता है, एसिडिफिकेशन हो जाता है।
अब एसिडिफिकेशन अगर ज्यादा हो गया तो उनके लिए सही कंडीशन नहीं है, ऑक्सीजनेटेड पानी उनको चाहिए रहता है ना। इसकी वजह से क्या होता है कि वो ब्लीचिंग हो जाती है। सोलर रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यहाँ पर क्या होता है, ट्रॉपिकल वेदर पैटर्न जो है अगर वो चेंज हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से भी कोरल ब्लीचिंग जो है वो हो सकती है। इन्फेक्शियस कोई डिसीज हो जाए, ठीक है, मतलब यहाँ पर जिनके साथ वो सिम्बायोटिक रिलेशन में है, जूसेंथेले, ये सब फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है, अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, इन्फेक्शियस डिसीज हो जाता है, तो उससे भी कोरल ब्लीचिंग हो जाएगा। केमिकल पोल्यूशन जो है, अगर यहाँ पर क्या होगा, केमिकल पोल्यूशन हो जाता है तो न्यूट्रिएंट्स उनको प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग हो जाएगा। सेडिमेंटेशन अगर इंक्रीज हो जाता है तो उससे भी यहाँ पर कोरल ब्लीचिंग जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, है ना। और ह्यूमन इंड्यूस थ्रेट्स, जैसे कि आप जो ओवर फिशिंग बोलिए, पोल्यूशन एग्रीकल्चर इससे बोलिए, कोरल माइनिंग बोलिए, इंडस्ट्रियल एरियाज का डेवलपमेंट बोलिए, अगर वहां पर कोस्ट के पास अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती है, ये सारी चीजें अगर होती है, ह्यूमन इंड्यूस जो है, उसके वजह से भी कोरल ब्लीचिंग काफी ज्यादा होते हुए हमें देखने को मिलती है। इसलिए अगर आप देखो कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है, वहां पर अगर किसी के भी थ्रू अगर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कोई चीज हमें देखने को मिलती है तो उसके लिए काफी प्रोटेस्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरल ब्लीचिंग जो है इसके कॉजेस यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे आपको आ सकते हैं। अब इसको बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में था ना, लास्ट पार्ट यही था, कैसे हम बच सकते हैं। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर मेंस फॉर्मेट में ही दिया है, कैसे आप लिख सकते हो, पॉइंट वाइज यहाँ पर मैंने आपको दिया है, कैसे आप वहां पर पूरा आपका आंसर जो है वो लिख सकते हो। सोल्यूशन क्या है कि यहाँ पर हमें जो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल बाउंड्रीज जो है वो यहाँ पर काफी जरूरी हो जाती है ना। मतलब यहाँ पर कोस्टल डेवलपमेंट जो है उसको हॉल्ट कर देना, उसको यहाँ पर नहीं रखना, क्योंकि जो कोस्टल डेवलपमेंट होती है, कोस्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसकी वजह से काफी ज्यादा कोरल ब्लीचिंग होती है, कोरल का डिक्लाइन होता है। यहाँ पर सस्टेनेबल फिशिंग जो है, ओवर फिशिंग होती है तो वो हानिकारक है, सस्टेनेबल फिशिंग को हमें प्रमोट करना पड़ेगा, है ना। और दूसरा अगर हम देखते हैं तो केमिकल जो यहाँ पर होते हैं, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, इन सब अगर जाते हैं तो उससे भी इंपैक्ट पड़ रहा है, उससे भी कोरल ब्लीचिंग हो रही है। तो इसका मिनिमल इस्तेमाल करना, ज्यादा हो सके ऑर्गेनिक इस पर हमें जाना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हार्मफुल इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उनको यहाँ पर प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए। अगर वाटर बॉडीज में जाते हैं तो ओशन में जाएंगे पोल्यूशन क्रिएट करेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। हार्मफुल इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट प्रॉपर तरीके से किया जाना चाहिए। वाटर पोल्यूशन को अवॉइड करना चाहिए, जो केमिकल्स हम डंप करते हैं, है ना, जिससे कि ऑयल यहाँ पर अगर स्पिल हो जाता है वाटर बॉडीज पर तो वो भी इंपैक्ट करता है, वो भी हैम्पर करता है, वो हमें नहीं करने देना है। जितने भी पॉसिबल मेजर्स हो सकते हैं प्रिवेंटिव एक्शंस के, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसकी वजह से उन पर इंपैक्ट हो रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग ना हो इसके लिए भी हमें काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम यहाँ पर कोरल रीफ्स को बचा सकते हैं, उनकी ब्लीचिंग को बचा सकते हैं। तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर जो है उसमें आप लिख सकते हो, जिसमें आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। बाकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो हमारी एमएम एकेडमी ऐप पर चली रही है, इसलिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। तो यहाँ पर हमारा ओशनोग्राफी जो है वो कंप्लीट होता है फाइनली। तो चलिए इन महाराज को हम इजाजत दे देते हैं कि आप अब जा सकते हो। तो चलिए भाई साहब, आप यहाँ पर अब जा सकते हो, आप फ्री हो, ठीक है। ओ चले भी गए, तो चलिए अब यहाँ पर ओशनोग्राफी, वो भी वहां पर उनको भी छुट्टी हो गई है, हमको भी ओशनोग्राफी छुट्टी मिल गई है। अब नेक्स्ट इसमें हम दूसरा वाला पार्ट जो है उस पर जाएंगे। हमारा जियोमॉर्फोलॉजी एंड ओशनोग्राफी जो है कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि हमारा आधा ज्योग्राफी जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो फटाफट बाकी की बची हुई चीजें जो है उसे भी हम कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। जय हिंद।